नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। यूपी की प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 में एक अनोखी सियासत देखने को मिल रही है। सियासत खास तौर पर प्रयागराज सीट को लेकर सामने आई है। यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में इंडिया गठबंधन से प्रयागराज सीट कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन इस सीट पर सपा के रेवती रमण सिंह सांसद रह चुके हैं और इस बार अपनी तबियत खराब होने के चलते वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन रेवती रमन अपने बेटे उज्जवल रमण सिंह को प्रयागराज सीट से टिकट दिलाना चाह रहे थे। अब इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट जब कांग्रेस के खाते में चली गई तो उज्जवल का चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पीजीआई में भर्ती सपा के वरिष्ठ नेता रेवती रमण सिंह से मिलने पहुंच गए थे। उसी दिन से यह कयास लगने शुरू हो गए थे कि प्रयागराज लोकसभा सीट से रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मंजूरी मिलने के बाद आज उज्जवल रमण सिंह ने अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। वो इंडिया गठबंधन के बैनर तले इलाहाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि देश के सबसे बड़े सूबे में क्या कांग्रेस के पास अपने कोई उम्मीदवार नहीं बचे, जो सपा से उन्हें कैंडिडेट की राह देखनी पड़ी। सवाल यह भी कि अगर सपा के लिए यह सीट इतनी ही जरूरी थी तो सीट बंटवारे के समय यह सीट कांग्रेस के पास क्यों जाने दी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद उज्जवल रमण सिंह ने क्या कुछ कहा है, टीवी 27 न्यूज के कैमरे पर वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी आज हमने ज्वाइन की है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और निसंदेह कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। प्रयागराज में चूंकि आपका जनाधार भी है और बीजेपी जिस हिसाब से अपना विकास का मॉडल लेकर के आगे चल रही है, लगातार प्रदेश की जनता से विकास की बातें कर रही है कि धरातल पर बीजेपी के गवर्नमेंट में विकास को उतारा गया है, तो आने वाली लड़ाई जो 24 की है चुनौतीपूर्ण होगी, कैसे निपटा जाएगा? निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होगी। जो वर्तमान बीजेपी की नीति और कार्यक्रम है उसके पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ने का काम नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि कांग्रेस पार्टी सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, यूपी में एक जनाधार कम भी हुआ था, कुछ राजनीतिक जमीन भी खोई थी कांग्रेस ने। क्या लग रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस अपनी वो पुरानी सारी राजनीतिक जो जनाधार और जो जमीन है उसको वापस लाएगी? निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर तीनों की जमीन खोई हुई जो भी जमीन रही पिछले चुनाव में जो है 19 के चुनाव में, उससे बेहतर प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये थे उज्जवल रमण जी, जिनका कहना था कि प्रयागराज की जनता अब जानती है और प्रयागराज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। तो यूपी में ये अनोखी सियासत देखने को मिल रही है। पिता सपा के साथ तो कांग्रेस के साथ बेटा ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करूंगी। अशोक जी, उज्जवल रमण कांग्रेस में आ गए हैं, पिता मुलायम सिंह के साथ लंबे समय तक उनके पिता ने काम किया, केंद्रीय मंत्री भी रहे, बड़ा घराना भी माना जाता है, प्रयागराज और आसपास के क्षेत्र में दबदबा भी रहा। ये सीट गढ़ रही है सपा की कभी, फिर क्या मजबूरी थी कि उज्जवल सिंह को कांग्रेस में जाना पड़ा और आपने भी मंजूरी दे दी? जी देखिए, ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी और कांग्रेस को चुनाव लड़ना था। हमारा गठबंधन है कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन है, जिसके तहत 17 सीटें कांग्रेस को दी गई और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अब गठबंधन का धर्म होता है कि हमें सीटें कुछ न कुछ देनी पड़ती हैं और उन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस को प्रत्याशी के रूप में उज्जवल रमण सिंह ज्यादा अच्छे लगे, समझ में आए, उनका प्रभाव भी है उस क्षेत्र में और उन्होंने बातचीत किया। बातचीत के आधार पर यह तय हुआ कि उनको सीट दी जाएगी, वो चुनाव लड़ेंगे वहां से और इस तहत वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कांग्रेस में गए हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही था तो सीट बंटवारे के समय सपा ये सीट अपने पास रख सकती थी, मौका था, ऑप्शन था। लेकिन अब इस तरीके से वो सीट कांग्रेस के खाते में गई लेकिन सपा से ही कैंडिडेट जा रहा है, ये चीज समझ नहीं आई ना।
नहीं जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस का बहुत मजबूत आधार नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। आप कह रहे हैं कि मजबूत आधार नहीं था, फिर भी आपने गठबंधन में ले लिया? नहीं, मजबूत आधार तो हमारा ही था। हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर हमारा आधार है, हमारा मजबूत आधार है, हम ताकतवर हैं, सशक्त हैं। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय गठबंधन का धर्म निभाते हुए हमने कांग्रेस को सीटें दी, 17 सीटें दी। 17 सीटों में एक सीट हमने इलाहाबाद की भी दी। अब इलाहाबाद में उनके पास प्रत्याशी समझ में नहीं आया, जब तो प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी ही उनको समझ में आया। राज जी, तो सपा ने तो गठबंधन का धर्म निभा लिया, लेकिन आप अपनी स्थिति समझाइए। क्या कांग्रेस के पास अपने कोई कैंडिडेट नहीं कि सपा से इंपोर्ट करने पड़े? और अगर ये स्थिति है कि अपने कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास, तो फिर किस आधार पर 24 के चुनाव में उतरेगी और किस आधार पर वो कह रही है कि यहाँ पर जीत हासिल करेगी? पूजा जी, मैं आपके सवाल से कदापि इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर यही सवाल आप भारतीय जनता से पूछती तो मुझे लगता कि आप देश की जनता से न्याय करती। हिमाचल में 3 विधायक हमारी पार्टी से गए, तो क्या आप पूछेंगी भारतीय जनता पार्टी लेकिन से? आप सवाल के बदले मुझसे सवाल नहीं कर सकते ना। पहले जो मैं पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए। आप अगर हमें कल्प्रिट समझ के ही सवाल दागोगे तो मैं कल्प्रिट अरे तो मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। मैं ये लेकिन आप तो आरोप मुझ पे लगा दे रहे हैं। नहीं पूजा जी, पहले बात सुन लीजिए। आपने मुझे बोलने के लिए कहा, मैं बोलूंगा और मेरी मर्जी है, मुझे जो लगता अच्छा मैं वही बोलूंगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ पर सवाल पूछ रही हूँ और किससे क्या पूछना है ये मैं तय करूंगी। मैंने कहा कि आपने मेरी पार्टी पे आरोप लगा दी। मैंने कहा आप कह रही है, आरोप तो यहाँ है नहीं ना। वी आर नॉट ए जज, हम लोग जज नहीं है ना, कोई वकील नहीं है ना। अब अपनी बात इतना कहना चाहता हूँ, आप इस बात को मान लीजिए। अभी तिवारी जी ने भी एक बात कही कि राष्ट्रीय पार्टी हम इस देश में हमारी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही, और पार्टी में नेता हैं, नेता बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई हमारी पार्टी अनोखी नहीं है कि अभी सपा से वो आ गए तो बहुत अपराध हो गया। सब एक दूसरे को खींच रहे। वैसे तो मैं एक बात कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी है ही कहाँ, वो तो कांग्रेस युक्त पार्टी है। बताइए कहाँ नहीं। अशोक चौहान जी को राज्यसभा सदस्य दे दिया, जबकि उनका वहां मौजूदा सांसद था। एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि उनके लिए एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं दावे के संग कह रही हूँ, सरकार उखड़ गई है, बिखर गई है। कांच का शीशा टूटता फिर उसके टुकड़े दिखते, ये घुंघरू की तरह बिखरेगी, जो घुंघरू 24 घंटे नहीं दिखते। तो आप निश्चित हो जाइए, हमारे पास जो पार्टी में नेता आ रहा, पार्टी का डिसीजन होता है। मैं नहीं समझता कि पार्टी के डिसीजन में किसी से हमें पूछने की जरूरत है और किसी को सारी चीज बताने की क्यों ले लिया, क्योंकि क्यों का जवाब ना हम दे पाएंगे। हम इतना कहेंगे कि जो लोगों को देश की जनता टीवी में या भाषण देते सुनती है और जो विश्लेषक भी होते हैं, मेरा मानना है कि उन लोगों को एक बायस नहीं होना चाहिए। अब हम पे अपराध मत डाल दीजिए कि उज्जवल रमन को हमने ले लिया। अगर बात करे, अगर कोई भी मीडिया का, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, सिर्फ मैं अपनी बात का जवाब दे रहा हूं। उनको ये भी पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्या बात है, कांग्रेस दारा सिंह को विधायक वो सपा के थे और इस्तीफा दिला के फिर लड़ा दिया, हार दिया, फिर मंत्री बना दिया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या नेता नहीं था कोई? क्या ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी का है कि दारा सिंह से उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है, योगी जी भी नहीं है? बताइए। चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। बीजेपी जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, उनसे जवाब ले लूंगी। लेकिन मैं आपको भी एक बात कहूंगी कि राजनीति में जो भी दांव पेच होते हैं सियासी दलों के, उन पर सवाल उठते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए ही आप लोगों से बातें की जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तो सीधे तौर पर इनकार कर दें कि हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, किसी आरोप नहीं लगा, ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली है। बालकृष्ण पांडे जी, क्यों आप कांग्रेस पर तो आरोप लगाते हैं, सपा पर आरोप लगाते हैं कि वहां पर पार्टी बिखर गई है, जब उन्हीं पार्टियों से नेता आपकी पार्टी में आते हैं तब आप स्वागत भी करते हैं और उनको टिकट देते हैं? अगर बीजेपी इतनी ही मजबूत है तो दूसरे दलों से राजनेताओं की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए दारा सिंह चौहान जी पूर्व में भी हमारी जो 2017 की सरकार थी उसमें हमारे साथ वो मंत्री थे, और बीच में जो भी कारण उनके रहे हों, जो भी उनको शिकायत रही हो, वो चले गए समाजवादी पार्टी के साथ, चुनाव लड़के हुए, वहां भी जीते। जीतने के बाद अचानक से किसी के मन में पुनः ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है देश में और प्रदेश की सरकार, शायद वो देश और प्रदेश का जो मानक होना चाहिए किसी सरकार को चलाने के लिए, अगर वो उपयुक्त है, तो दारा सिंह चौहान जी ने अपनी सीट को त्याग करके पुनः भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। एक ही महीने
भाई राज शर्मा जी, आप बकवास मत करिएगा। जब हम आपके बात करते हैं, मैं बात नहीं करता ना। पहले ये बकवास शब्द कहाँ से नहीं, लाया? बकवास बालकृष्ण जी, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। बकवास शब्द कहाँ से लाया? नहीं, बकवास शब्द कहाँ से लाया? आपको मैं सुनता रहा, ये सीखा आपने? नहीं, आप मुझे चुप कह देते। बकवास क्या होता बालकृष्ण है? जी, मैं चाहूंगी मैं क्या आपका शालीनता से क्लास आप अपनी हूँ? बात रखिए ना, इस अरे, मैं तरीके क्या के शब्दों की आपके जरूरत नहीं है यहाँ पर। नहीं, ये आप मेरे हेडमास्टर हैं। आप क्योंकि आर्मी में रहे, Behave yourself. चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पांडे जी, आप बात पूरी कीजिए। Talk like a literate people. Don't try to become illiterate. I think you are literate actually. जो 20 साल 25 साल का अनुशासन है, उसको जारी रखिए। जो ये क्या है? ये तो गुंडे भी नहीं करते ना ये। अच्छा, बकवास क्या होता है ये? अरे भाई, सुनेंगे ना आप सुनेंगे। पांडे जी, आप अपनी बात कीजिए। इतना कहना चाहता हूं कि चूंकि दारा सिंह चौहान जी हमारे साथ पूर्व की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उनके मन में उनको कोई शिकायत थी, वो कहीं सपा में चले गए, फिर उनके मन में आता है, विधायक रहने के दौरान आता है। ऐसा नहीं था वो चुनाव हार गए थे, विधायक रहने के दौरान आता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे आना चाहिए। वो आए, भाजपा ने उनको पुनः चुनाव लड़ाया। लड़ाने के बाद वो सीट भाजपा नहीं जीत पाई उनके नेतृत्व में, तो उनको कैंडिडेट बनाने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पुनः विधान परिषद का सदस्य बना के उनको मंत्री बनाया। और उन्होंने चूंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में या मोदी जी के काम में, योगी जी के काम में उनकी निष्ठा रही है, और वो पूर्वांचल के उस बेल्ट के एक अच्छे नेता हैं, उसके नाते हमने उनको मंत्री बना के पुनः प्रतिष्ठित किया उत्तर प्रदेश सरकार में। जी, दूसरा विषय, एक बात आपसे ये कहना चाहते हैं पूजा जी कि जो रेवती रमन सिंह जी की बात है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि हम नीतियों से सहमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इस प्रकार की हैं। तो कुल मिला के रेवती रमन सिंह जी को ये पता भारतीय जनता पार्टी की नीतियां क्या है ये समझने की बात है। हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, हमारी नीति है, हम राष्ट्र प्रथम को आगे रख के चलते हैं, क्या उसका वो विरोध करेंगे? इंडी गठबंधन में जाके जब हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, तो भ्रष्टाचार से युक्त भारत का निर्माण करेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी की नीति का वो विरोध करेंगे? क्या घोटालों से मुक्त तो भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? पांडे जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकारें 0% की हमारी भ्रष्टाचार को लेकर टॉलरेंस नीति है। और कहीं भी आप बता सकती हैं, 10 साल से हम केंद्र में भी हैं और यहाँ भी एक भी मामले इस प्रकार के नहीं आए हैं जहाँ किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ हो। लेकिन पुलिस कस्टडी में मौत हो जा रही है, इन पर सवाल उठते हैं, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। नहीं, पुलिस कस्टडी में कहाँ मौतें हो गई? मुख्तार अंसारी की कस्टडी में मौत नहीं हुई, माफिया अतीक अहमद की नहीं हुई। दो बातें, एक बात इसको ये कह सकते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जेल में है या अपने घर में है, अटैक तो उसको आ सकता है। तो कहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति कहां पर दिखाई देती है यहाँ पर? नहीं, तो अटैक नहीं आ सकता क्या? इसको मृत्यु को रोक सकता है क्या कोई? जैसे किसी की मृत्यु आ ही जाए, वो अपने घर में पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की निगरानी में किसी का अतीक को गोली मार के चले गए थे ना अपराधी। क्या जीवन चलिए ठीक है, मैं उस पर बहस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आपकी बात हमने समझी। अशोक जी, क्या लगता है कांग्रेस की जिस स्थिति है, आपकी पार्टी से वहां पर नेता जा रहा है, आप भी सहमति दे रही हैं, पहले भी आप गठबंधन में साथ आए थे, उस समय गठबंधन का क्या हुआ सबने देखा, एक बार फिर से आप कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार अपना जनाधार बचा पाएंगे या इसका फायदा फिर से बीजेपी उठाएगी? कहीं ना कहीं बीजेपी यही मुद्दा लेकर जा रही है कि कांग्रेस और सपा साथ में आई है, यानी कि कहीं ना कहीं जनाधार की कमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी नैरेटिव सेट करना चाहे वो कर नहीं पाएगा। लेकिन इस नैरेटिव का जवाब आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि बीजेपी यही संदेश लेकर जा रही है। मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको जी, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में है और पूरे देश में है, बहुत ही मजबूत गठबंधन है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस हमारे साथ है। और ऐसी स्थिति में हमारा भी ये हमसे भी जो मदद चाहेगी कांग्रेस, जैसे भी मदद चाहेगी हम उसे मदद देंगे। और ये हमारा आपसी संबंध है, आपसी तालमेल है। इसमें किसी को क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को इसमें दखल देने की, इसमें सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपकी कमजोरी को ही भारतीय जनता पार्टी अपना हथियार बना रही है। इसमें कमजोरी कहां से है? इसमें ताकत है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी आज मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ी है। कांग्रेस को अगर 85 की जरूरत पड़ रही है तो उसको भी दे रहे हैं, और हम मजबूती से एक दूसरे के साथ हैं। हम मजबूती से एक दूसरे के साथ कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पर हमें 80 सीटें देखनी है, केवल समाजवादी पार्टी की सीटें नहीं देखनी, 17 सीटें कांग्रेस को भी जिताना है हमको।
हमको पूरी मजबूती के साथ लगना है, और लगेंगे तभी 80 की 80 सीटों पर भाजपा को हरा पाएंगे, और भाजपा को हराना हमारा लक्ष्य है। भाजपा को हराएंगे तभी जनता को निजात दिला पाएंगे कष्टों से। जनता इसमें बहुत कष्ट में है, किसान कष्ट में है, नौजवान कष्ट में है, सारी जनता सड़क तय कर रही है। उस जनता के साथ देने के लिए, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं, और उसके आधार पर हम कांग्रेस को मदद कर रहे हैं, कांग्रेस हमें मदद कर रही है। हमारा गठबंधन इतना मजबूत है कि लोग ट्राई कर रहे हैं। भाजपा के लोग परेशान हैं, सकपकाए हुए हैं, और जोड़ तोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ तोड़ करके भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आज हालत है, भाजपा की विदाई होनी तय है, और भाजपा की विदाई होकर रहेगी पूरे देश से। जी बिल्कुल। राज्य, आपको क्या लगता है कांग्रेस में जिस तरीके से नेता पलायन कर रहे हैं, मैं यूपी की नहीं, मैं और राज्यों की भी अगर बात करूं तो नेताओं का जो पलायन हो रहा है, क्या लगता है आला कमान की यहाँ पर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी खामियां हैं जो अपने नेताओं को पार्टी में नहीं रोक कर रख पा रही है। यही वजह है कि वो पार्टी से भी जाते हैं तो तमाम आरोप लगा करके उनकी बात नहीं सुनी जाती, अनदेखी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पलायन करना पड़ता है। पूजा जी, मैं सबसे बड़ी बात, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं एक बात कहता चाहता हूँ कि आजकल नेताओं की जो एम्बिशन है ना, वो बढ़ गई है। कोई भी नेता, मैं दावे के संग कहता हूँ, कोई जनता की सेवा के लिए नहीं। मैं चाह रहा मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, और बीजेपी चाह रही है कोई आए यार जीतता हुआ आ जाए, डकैती मारता है, रेप करता है, जीत जाए एमपी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। जब तक ये ख्याल कम नहीं होगा। और मेरे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने एक चीज तय कर ली, जिसको बुरे वक्त में जाना है वो चले जाए। मैं कट सकता हूं मगर झुक नहीं सकता, तो इसलिए जिसको जाना है तो जाना है, जाए, वो नहीं रोक रहे हैं, आपने देखा होगा। और बाकी तो बहाना क्या होगा, अगर मान लो मुझे आपसे लड़ना ही है तो मैं कोई भी बहाना लगा लेकिन राज्य, आपको नहीं लगता इस तरीके से छूट दे दी जाए कि किसी को जाना है तो जाने दिया जाए, तो इससे पार्टी कमजोर होगी ना, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ेगा, तो ये भी तो ठीक नहीं है, इसके लिए भी रणनीति होनी चाहिए। देखिए, मैं एक और बात बता दूं, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, 89 से हमारी सरकार नहीं है। मैं दावे के संग कहता हूं, इतने साल किसी भी की सरकार न रहे, उसका कोई भी एक जिले में जिला अध्यक्ष नहीं होगा। हमारे 75 की 75 जिले अध्यक्ष, और रूट लेवल तक हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष है। लेकिन एक और मैं बताऊंगा, सत्ता होती है। देखिए, आज बीजेपी की सत्ता है, तो मैंने तो झंडे बदलते देखे हैं लोगों, तो कुछ लोग तो झंडे लगाते हैं। पहले अभी सपा की गवर्नमेंट आ जाए, आप देखना बीजेपी के झंडे कम बिकेंगे, सपा के ज्यादा बिकेंगे। अभी बीजेपी की है तो माल बीजेपी का सप्लाई हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए कहते हैं कि भाई इससे पता तो चल रहा है कौन पैसा दे रहा है, तो मेरा बालकृष्ण भाई से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, थानों में बोर्ड लगा दें, डीएम ऑफिस में बोर्ड लगा दें, जिससे कि दरोगा जी को किसने रिश्वत दी ये तो पता चल जाएगा। यानी रिश्वत देने वाला कल्प्रिट और रिश्वत लेने वाला कुछ नहीं। तो भाई साहब, थाने में भी बोर्ड लगा दो, 323 का मुकदमे के लेंगे 5000, 307 का लेंगे 15000, 302 का लेंगे 52000, सारा लगा दो। ये देश माफ नहीं करेगा पूजा जी। इस देश को जितना हमारी सरकारें 2014 तक लाई थी, उसके बाद इन्होंने बेच दिया। और सबसे गंदा कृत्य बताऊं क्या हुआ है, नेता की इज्जत नहीं कर रहा है। अभी आपने देखा बालक भाई ने क्या बकवास, मैंने सर गली में भी नहीं किसी लड़के से सुना होगा, मुझे शर्म आ गई, मेरी एक उम्र है, मैंने कभी नहीं सुना ये बकवास सब, कि क्या बकवास कर रहे हो। ये हमारी भाई देख, हम लोग जिस तरह जी रहे हैं उस तरह में हमारे पास शब्दों का बड़ा योगदान रहता है। आप बताइए क्या कह देते हैं, सहनशीलता खत्म हो गई है। जरा सा कुछ अगर मैंने कह दिया तो बालक भाई जबकि उम्र में मेरे से छोटे होंगे, मुझे लगता है उन्हें कहने से पहले हालांकि अंतःकरण में ये माफी मांगेंगे अपने आप कि हाँ बालक भाई गलत हो गई, तभी शब्दों को बिल्कुल वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। खैर, मैं इलाहाबाद सीट की अगर बात करूं बालकृष्ण जी, तो लंबे समय तक ये किसी का गढ़ नहीं रहा है, और इस सीट से 3 प्रधानमंत्री भी देश को मिले हैं, और 2014 के बाद से तो यहाँ पर बीजेपी की लहर चल रही है। तो क्या लग रहा है इस बार ये लहर बरकरार रहेगी? उज्जवल रमण अगर यहाँ से ताल ठोकते हैं तो? देखिए, पूरे देश में मोदी लहर है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य पूरे 10 साल में हुए हैं, उसके मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के बेस पे चुनाव लड़ने जा रही है। एक बात। दूसरी चीज, हमारे लिए मायने नहीं रखता कि उज्जवल रमण और रेवती रमण जी क्या कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला तो उन्हीं से करना होगा ना, जनता के बीच तो आप उन्हीं के बीच जाएंगे। मैं पूजा ही जवाब दे रहा हूँ। जैसे रेवती रमण जी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें ध्यान से,
14 अक्टूबर 2021 और उनके पिता, मैं आपको बता दूं, 8 बार विधायक रहे हैं और आप ही के मुरली मनोहर जोशी को वो चुनावी मैदान में हरा चुके हैं, तो इतने हल्के में मत लीजिए। ना हल्के में नहीं ले रहे, बता रहे हैं ना उन कितने वजनदार हैं, मैं वही बता रहा हूँ। 14 अक्टूबर 2011 को एक न्यायिक टिप्पणी होती है जज की, न्यायपालिका की, कि पूरे नोट बदले वोट में ये थे, नोट बदले वोट में इनका वो आया था, दिल्ली पुलिस इनका नाम इंक्लूड नहीं कर रही थी। तो न्यायिक टिप्पणी है, आप इसको सर्च करके देख सकती हैं, जजमेंट भी है कि सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस रेवती रमन जी को वो नहीं करती और कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले का। तो कुल मिला के इलाहाबाद की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और इस देश की जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कुचक्र को पूरी तरीके से जानती है और अवगत है। एक बात राजभाई ने कही, इन्होंने कहा कि बोर्ड लगा दीजिए आप थानों में कि 323 का इतना है। निश्चित रूप से 60 सालों तक आपने बोर्ड लगा ही रखा था, हमने उसको उतरवाने का काम किया है। हमने उस बोर्ड को उतरवा दिया है। आज भ्रष्टाचार अपने सबसे निचले स्तर पे है और आपकी और समाजवादी पार्टी की चूंकि कई बार पूर्व सरकार भी रही है जिसमें आपने गठबंधन किया था या सामूहिक सरकारें भी चलाई हैं, और ये 27 साल जो अराजकता के रहे हैं, चाहे वो सपा की रही हो, चाहे वो बसपा की रही हो, कि चाहे आपके द्वारा समर्थित सपा की रही हो, ये 27 साल अराजकता के रहने के कारण उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में चला गया था। जो योगी जी के नेतृत्व में आज शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है, मुझे लगता है इसको आम जनमानस जानता है ठीक से और किसी को स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पर अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि देश बहुत दुखी है इस समय। देश के दुख का कारण है, उसने 2014 में मोदी जी को बहुत अपना माना था, 2019 में भी 5 साल का समय दे दिया था, लेकिन देश को क्या मालूम था कि आज ये व्यक्ति जो ईमानदारी की बात करता है, देश प्रेम की बात करता है, आज वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में गले गले तो डूबा मिलेगा, आकंठ डूबा है। आज ईडी का रेट मारती है ईडी, उधर चंदा ले लेता है, ईडी से उगाही करा रहा है, सीबीआई से उगाही करा रहा है, आज वो आईटी से उगाही करा रहा है। देश में उगाही हो रही है, टॉप टू बॉटम में आ जाइए, थाने में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। आप किसी भी तहसील में चले जाइए, कोई भी काम छोटा बड़ा कराना है आपको, तो आपको जगह जगह पे भ्रष्टाचार मिल जाएगा। आपको राजस्व विभाग में चले जाइए, आप कोई विभाग देख लीजिए आप, तो आपको कोई चीज भ्रष्टाचार के बगैर मिलेगा ही नहीं। भ्रष्टाचार इस समय भ्रष्टाचार हो गया है। आज हालत इतनी खराब है, आज महंगाई जिसका गला फाड़ रहे मोदी जी बोलते थे, महंगाई के ऊपर जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और तो जनता जानती थी कि ये बहुत अमन चैन ले आएंगे, आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत कर देंगे। चलिए ठीक है, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, हो सकता है कि इस बार आपको समर्थन मिले। राज शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। सर, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी कि 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, कैसे आपका ये रथ जो भी आपका जो गठबंधन है बीजेपी के, ये रथ को रोकेगा? पूजा जी, ये जो आपकी बार 400 पार कह रही है, ये पेट्रोल पंप पे बोर्ड लग गए हैं, आपकी बार 400 पार अगर आ गई बदनसीबी से मोदी सरकार। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बालक भाई कह रहे थे अब टॉलरेंट है, अब ये गुंडागिर्दी नहीं चल रही है। आज के अमर उजाला में मैंने पढ़ा कि दरोगा जी के पास जब एक लड़की ने रिपोर्ट लिखाई ये मुझे छेड़ता है, तो उसके अबले में जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, इस लड़के को कह दिया उसके माँ बाप से पैसे ले दे के कुछ कंप्रोमाइज कर लो। लानत है ऐसी जगह, लानत है ऐसी सरकार की। यहाँ पे लड़कियों का भाव आप कंप्रोमाइज की तरह लगाते हैं, लानत है। त्याग पत्र देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे मामले तो सपा और कांग्रेस की सरकार में भी काफी आते थे। खैर, एक मिनट पूजा, हाँ इस पे भी, क्या मैंने चोरी करी इसलिए मेरे छोटे भाई को चोरी करने का अधिकार है? इनको बड़े प्यार से दिया था, हमारी कुछ कमियां रही होंगी। अरे लेकिन इस पर तो पुलिस अपना काम करेगी ना। रहेंगी नहीं हमारी। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस पर छोटा सा जवाब बालकृष्ण जी मैं आपका चाहूंगी। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये स्वीकार किया कि हमने चोरी की और छोटा भाई चोरी नहीं कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अपनी किसी भी स्थिति में शासन व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त और मजबूत रहेगी, किसी भी बहन बेटी का शोषण नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है, किसी भी स्थिति में
किसी भी माँ बहन का शोषण उत्तर प्रदेश की किसी में करने की सामर्थ्य नहीं है। अमर उजाला पेपर में छपी है बालक भाई। चलिए, समय की कमी है, अब तीनों को यहीं पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यहां से तय होकर गुजरता है। सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस के पास अपना कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा, जो सपा से इंपोर्ट करना पड़ रहा। फिर क्या स्थिति यहां की समझी जाए और कैसे 2024 का मुकाबला विपक्षी गठबंधन बीजेपी से करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।